इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीएफ के इंट्रोडक्शन के बारे में। एनसीएफ के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसमें नोट्स है। यहाँ हम पीडीएफ के थ्रू देखते हैं, जो एनसीएफ का पीडीएफ है ना, उसके थ्रू। ठीक है। एनसीएफ के लिए जो स्कूल शिक्षा की बात की गई है, एसई, एनसीएफ एसई के इस उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? तो एससीएफ एसई क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 जो बनाई गई है, वह एनपी 2020 के अनुरूप विकसित किया गया है, और यह राज्य के विभिन्न स्कूलों में एनपी दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करता है। क्षेत्र की बात करें तो जो क्षेत्र का महत्व है, इसमें 3 से 18 वर्ष तक को समाहित करके एकीकृत पाठ्यक्रम ढांचा यानी संपूर्ण स्कूली शिक्षा यात्रा को समाहित किया गया है। कितना? 3 से लेकर 18 वर्ष तक की बात कही गई है। देखते हैं स्कूल शिक्षा के चरण की बात करते हैं तो मूलभूत चरण जो है 3 से 8 वर्ष बोला गया है। मूलभूत चरण इसमें किस पर एनसीएफ निर्माण करेगा? तो इसमें यह चरण खेल आधारित शिक्षा है, अन्वेषण है, आधारभूत कौशल के पोषण के माध्यम से समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। किसके माध्यम से? पोषण के माध्यम से। दूसरा पॉइंट जो प्रारंभिक चरण है, प्रिपरेटरी स्टेज जो है 8 से 11 वर्ष, इसमें क्या? बुनियादी साक्षरता, संख्या विज्ञान को मजबूत करने, विभिन्न विषयों में विज्ञान को एकीकृत करने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसमें? प्रारंभिक स्टेज पे। मध्य चरण की बात करें जो 11 से 14, इसमें विषयों में वैचारिक समझ को गहरा करना है, समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करता है तथा सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है। चौथा, माध्यमिक स्तर की बात करें तो आयु है 14 से 18, विषय विशिष्ट ज्ञान, आलोचनात्मक चिंतन, छात्रों को उच्च शिक्षा या कार्यबल के लिए तैयार करने पर जोर देता है। ये पॉइंट ध्यान देना है। सीखने के क्षेत्र में बात करें तो एस सी एफ एस ई एस सी एफ की बात हो रही है, एस सी एफ एस ई, और इसको एन ई सी बोल भी सकते हैं, एन सी एफ। क्या कह रहा है कि शिक्षण क्षेत्र को, किसको बात कर, ध्यान देना, शिक्षण क्षेत्र को 4 समूहों में वर्गीकृत करता है जिससे अंतर विषयक संबंधों को बढ़ावा मिलता है। यानी कि शिक्षण क्षेत्र को कितने समूहों में वर्गीकृत करता है? 4 समूहों में वर्गीकृत किया है। पहला समूह में क्या है? पहला समूह में भाषा है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया है। दूसरा समूह क्या है? दूसरा समूह में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण और व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई है। तीसरे समूह में सामाजिक विज्ञान और मानविकी की बात कही गई है। मानविकी में कौन कौन से विषय शामिल हैं? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल है। चौथे समूह में विज्ञान है, गणित है और तकनीकी अनुप्रयोग को शामिल किया गया। तो इस तरह से शिक्षण के क्षेत्र को 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक है। पहला में भाषा है, दूसरा में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण और व्यावसायिक शिक्षा। तीसरा समूह में सामाजिक विज्ञान, मानविकी जो है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। चौथा समूह विज्ञान, गणित और तकनीकी अनुप्रयोग। बात करेंगे आकलन की। आकलन में क्या कह रहा है कि एनसीएफ आकलन के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण और बदलाव को बढ़ावा देता है, जो केवल उच्च दाव वाली परीक्षाओं की बजाय निरंतर आकलन और प्रगति ट्रैकिंग पर केंद्रित करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या से आकलन में शामिल हैं? छात्रों द्वारा स्व आकलन, समकक्ष आकलन, शिक्षक अवलोकन और प्रतिक्रिया, रचनात्मक और योगात्मक आकलन। कितने प्रकार की बात की गई है? 4 प्रकार के आकलन की बात कर गई है। छात्रों द्वारा स्व आकलन, समकक्ष आकलन, शिक्षक अवलोकन और प्रतिक्रिया, रचनात्मक और योगात्मक आकलन। समावेशी शिक्षा की बात करें तो एनसीएफ में सभी बच्चों के लिए समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, योग्यता, आवश्यकताएं कुछ भी हो। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, जैसे विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करने की रणनीति, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता, सीखने की कमी को दूर करना। अब बात करेंगे यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य क्या रखा गया। एक उदाहरण के साथ समझेंगे तो शिक्षा का उद्देश्य रखा गया है तर्कसंगत विचार और स्वतंत्र सोच और स्वायत्तता पे बात की गई है। तर्कसंगत विश्लेषण, रचनात्मकता और दुनिया की जमीनी समझ के आधार पर विकल्प बनाना और उन विकल्प पर कार्य करना स्वायत्तता का अभ्यास है। यह इंगित करता है कि व्यक्ति ने तर्कसंगत तर्क, आलोचनात्मक सोच, व्यापकता और गहनता दोनों के साथ ही ज्ञान और अपने आसपास की दुनिया को समझने और सुधारने का समझ हासिल कर ली है। ऐसे स्वतंत्र विचारकों का विकास करना जो जिज्ञासु हों, नए विचारों के प्रति खुले हों, आलोचनात्मक रचनात्मक ढंग से सोचते हों, इसी प्रकार अपनी राय और विश्वास बनाते हों, स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा बात कह रहा है कि भाषा विषय की पाठचर्या उद्देश्य, प्रभावी संप्रेषण को कौशल करना, यानी कि इनका प्रभावी संप्रेषण हो। पाठचर्या संबंधी लक्ष्य क्या है? भाषा सेकेंडरी चरण, CG3 विभिन्न प्रकार की ऑडियो और लिखित सामग्री के साथ जुड़कर तर्क और तर्क कौशल विकसित करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। क्षमता चरणों की जो व्यवस्था की गई है एनसीएफ में, एनईपी 2020 में, उसके अनुसार एनसीएफ भी बनाया गया है।
ठीक है। तो जो मूलभूत चरण की बात होती है, इसमें सीखने के मानक शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक विकास और भाषा साक्षरता के विकास पर आधारित है। कौन सा चरण? मूलभूत चरण की बात कही जा रही है। बच्चों को 2 भाषाओं में पढ़ते हैं। बच्चे कितनी भाषाओं में पढ़ते हैं? 2 भाषाओं में, जिसे R1 और R2 कहा गया है। इस चरण के अंत तक R1 में साक्षरता प्राप्त करते हैं। R1 जो है वह इनकी अपनी मदर टंग भाषा है। सामग्री मुख्य रूप से खेल आधारित है और आकलन जो है वह शिक्षक द्वारा गुणात्मक अवलोकन के रूप में होते हैं। यानी कि जो मूलभूत चरण में जो आकलन होगा वह किसके द्वारा किया जाएगा? तो शिक्षक द्वारा किया जाएगा और वह गुणात्मक अवलोकन के रूप में होगा। ध्यान देना है कि मूलभूत चरण पे जो आकलन किया जाएगा वह किस रूप में होगा? तो शिक्षक द्वारा किया जाएगा। और किस आधार पे अवलोकन के रूप में किया जाएगा? तो गुणात्मक अवलोकन के रूप में किया जाएगा। बात करेंगे अब प्रारंभिक चरण की। प्रारंभिक चरण में 2 भाषाओं की बात इसमें भी चलेगी। प्रारंभिक चरण में भी 2 भाषाएं हैं। 2 भाषाओं के साथ गणित, कला, शारीरिक शिक्षा और हमारे आसपास का संसार यानी द वर्ल्ड अराउंड अस के लिए सीखने के मानक निर्धारित किए गए हैं। किस में बात की गई है? प्रारंभिक चरण में बात की गई है, यानी पर्यावरण को बात किया जाता है। प्रारंभिक चरण में जो सामग्री पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, लेकिन मुख्य ध्यान किस पे दिया गया है? प्रारंभिक चरण में मुख्य ध्यान गतिविधि और अनुभवों पर होता है। ठीक है। आकलन की बात करें तो प्रारंभिक चरण में जो आकलन होगा वह शार्ट लिखित रूप में हो सकता है, जबकि शिक्षक के अवलोकन भी महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है। यानी कि प्रारंभिक चरण में जो आकलन होगा शार्ट और लिखित रूप में हो सकता है। ठीक है। और अवलोकन, शिक्षक का अवलोकन महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। मध्य चरण की बात करें तो मध्य चरण में भी भाषाएं है, गणित है, कला शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग मानक बनाए गए। ध्यान देना है। ठीक है। किसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं मध्य चरण में? तो मध्य चरण में मानक निर्धारित किए गए हैं भाषा में, गणित में, कला शिक्षा में, शारीरिक शिक्षा में मानक निर्धारित किए गए। लेकिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उनके लिए अलग अलग मानक बनाए गए हैं। यहाँ अधिक अमूर्त विचारों से परिचय होता है, क्योंकि जब बच्चा 6ठी क्लास में आता है, 6ठी से 8वीं क्लास तक पहुँचता है, तो उसमें अमूर्त विचारों का परिचय होता है और छात्रों से नए संदर्भ विचार करने की उम्मीद की जाती है। शिक्षण विधि की बात करें तो शिक्षण विधि में प्रत्यक्ष निर्देश और खोज आधारित अवसरों का संतुलन होना चाहिए। ठीक है। आकलन अधिक औपचारिक होते हैं। आकलन अधिक औपचारिक किस स्टेज में होते हैं? तो मध्य चरण में होते हैं। मुख्य रूप से अवधारणात्मक समझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उच्च स्तर की विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। समूह 1, समूह 2। समूह 1 में क्या है? भाषा है। ठीक है। जिसमें भारत की मूल भाषाएं अनिवार्य हैं, अन्य भाषाएं अनिवार्य हैं, आधुनिक भारतीय भाषा, शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा शामिल की गई है समूह 1 में। ठीक है। फिर है कला शिक्षा, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, समकालीन संगीत, रंगमंच, कठपुतली, मूर्ति कला, ललित कला, लोक चित्रकला, ग्राफिक डिजाइन, मोशन पिक्चर, फोटोग्राफी, वस्त्र डिजाइनिंग। समूह 2 में है शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण, योग और जीवन शैली, खेल और पोषण, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, बायोमैकेनिक्स और खेल। किसमें शामिल है? शारीरिक शिक्षा एवं खेल में समूह 2 में शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, अनाज उत्पादन, कृषि बीज उत्पादन, कृषि बागवानी, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, मनीषिंग, इलेक्ट्रॉनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य, लेख सेवाएं, डेटा प्रविष्ट और प्रबंधन, बैंकिंग सेवाएं, खुदरा सेवाएं, वस्त्र और परिधान शामिल किए गए हैं। समूह 3 में क्या है? सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, नृविज्ञान, पुरातत्व। अंतर विषयक क्षेत्र में व्यावसायिक अध्ययन, लेखा, कर्म, स्थिति और जलवायु परिवर्तन, पत्रकारिता, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून अध्ययन। समूह 4 में क्या शामिल है? समूह 4 में क्या शामिल है? गणित और कम्प्यूटेशनल सोच। गणित और कम्प्यूटेशनल सोच में क्या है? गणित है, कंप्यूटर विज्ञान, व्यवसाय गणित, उन्नत गणित, संभाव्यता और सांख्यिकी। विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल किया गया। यानी कि शिक्षा में जो विषय की बात की गई उसमें भी 4 समूह शामिल हैं, जिसका हमने अध्ययन पहले कर लिया है इसमें। ठीक है। बात करेंगे माध्यमिक चरण की। तो माध्यमिक चरण में स्तर कितना है? 14 से 18 वर्ष। कक्षा जो है 9 से 10। पहला चरण 9 से 10 है। इसमें क्या किया गया है कि सभी विद्यार्थी मध्य स्तर की तरह सभी पाठ्यक्रम क्षेत्र में संलग्न रहेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी पर्यावरण शिक्षा को एक अंतर विषयक अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। किस कक्षा में? 9 से 10। 9 से 10 क्लास के छात्र जो हैं वह पर्यावरण शिक्षा को अंतर विषयक अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। वे सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों के लिए तर्क और विवाद क्षमता के साथ साथ नैतिक और चारित्रिक तर्क विकसित करेंगे। वे इन क्षमताओं का प्रयोग पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में करेंगे। इन अध्ययन क्षेत्रों के लिए शिक्षण मानक निर्धारित किए गए हैं। चरण 2 में कौन सा है? चरण 2 में 11-12 की बात करें तो इसमें क्या है कि विद्यार्थियों को लचीलापन और विकल्प प्रदान करने के लिए विकल्प आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे विषयों और शैक्षणिक क्षेत्रों के बीच कठोर विभाजन रेखाओं को समाप्त किया जा सके। विद्यार्थियों को भाषा शिक्षा, जिसे समूह 1 कहा जाता है, भाषा शिक्षा से 2 विषयों का अध्ययन करना होगा।
जिसमें कम से कम एक विषय भारत की मूल भाषा होनी चाहिए। इस स्तर पर साहित्यिक विषय भी भाषा शिक्षा में शामिल है। विद्यार्थियों को निम्नलिखित 3 समूहों में से कम 2 समूहों से 4 विषय, एक वैकल्पिक 5वां विषय चुनने होंगे। यानी कि जो 12वीं क्लास की बात करेंगे, 11वीं क्लास की, तो इसमें छात्र को जो कम से कम 2 समूहों में से 4 विषय चुनने हैं। जो 2 समूह दिए गए हैं, 4 समूह दिए गए हैं, इन 4 समूहों में से 2 समूहों में से कम 4 विषय चुनने हैं इनको, और एक वैकल्पिक जो 5वां विषय इनको चुनना पड़ेगा। समूह 2 क्या है? समूह 2 कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। समूह 3 सामाजिक विज्ञान और मानविकी और अंतर विषयक क्षेत्र। समूह 4 है विज्ञान, गणित और संगणकीय चिंतन। इन 3 समूहों में से कम 2 समूहों से 4 विषय इनको चुनने हैं, ठीक है, और एक विषय जो वैकल्पिक विषय 5वां यहाँ से वो चुन सकते हैं। इस योजना से विद्यार्थी के अध्ययन की व्यापकता और विषयगत गहराई दोनों प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। रोचक संयोजनों की अनुमति देने के लिए विद्यार्थी विशिष्ट स्ट्रीम चुनने पर कोई और प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रत्येक समूह के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा सकने वाले विषयों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है। पाठ्य पुस्तकें कक्षा 9 और 10 में सामग्री को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कक्षा 11 और 12 में विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोत से सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामग्री को अधिक गतिशील और लचीला बनाने का बात कहा गया है। 11वीं से और 12वीं पाठ्यक्रम संकलन का उपयोग किया जा सकता है। इस स्तर पर शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी अधिक स्वतंत्र क्या होंगे? शिक्षण पद्धति की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा, विद्यार्थियों से अधिक स्वतंत्र अध्ययन की अपेक्षा की जानी चाहिए। यानी कि जो इस स्तर पे जो 9वीं से 12वीं तक बच्चे की या 11वीं से 12वीं क्लास के बच्चे होंगे, इनको क्या करना है कि स्वतंत्र अध्ययन की अपेक्षा की जानी चाहिए। आत्म अध्ययन और समूह कार्य के अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। कक्षा की बातचीत भी विविध होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, संवादात्मक और जिज्ञासा आधारित विविध का उपयोग इस पर उपयुक्त है। वाणिज्य के लिए संयोजन, अगर वाणिज्य विषय लेना है तो उसके लिए संयोजन क्या क्या करना है? हिंदी, अंग्रेजी। समूह 3 से व्यापार, अध्ययन, लेखाकर्म या अर्थशास्त्र। समूह 4 से व्यावसायिक गणित। विज्ञान के लिए 2 संयोजन, दूसरा संयोजन जो बन रहा है तो बंगाली, अंग्रेजी। समूह 3 से व्यापार, अध्ययन, लेखाकर्म। समूह 4 से व्यावसायिक गणित। समूह 2 से फाइन आर्ट्स ले सकते हो आप, ठीक है। विज्ञान के लिए संयोजन जो बना है क्लासिकल, तेलुगु, संस्कृत। समूह 4 से गणित, भौतिक एवं रसायन। समूह 3 से सतत एवं जलवायु परिवर्तन। समूह 2 में गुजराती, अंग्रेजी। समूह 4 से जीव विज्ञान, भौतिक एवं रसायन शास्त्र। समूह 2 से भारतीय क्लासिकल संगीत। समूह 4 से ऐच्छिक गणित। तो इस तरह से जो प्रोसेस बनाया हुआ है वह चीज़ें अपना ली जाएंगी। सामाजिक विज्ञान के लिए संयोजन जो बना हुआ है, बहुअनुशासनिक के लिए संयोजन जो बना हुआ है, तो मूल्यांकन और बोर्ड परीक्षा की बात करेंगे हम। किसकी? मूल्यांकन और बोर्ड परीक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे विश्लेषण और संश्लेषण में संलग्न होने के अवसर देने चाहिए, जो सार्थक और चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के माध्यम से संभव हो। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लक्ष्य के लिए निर्धारित दक्षताओं पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? निर्धारित दक्षता पर आधारित होनी चाहिए। कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्थानीय मूल्यांकन के साथ बोर्ड प्रमाणन होगा। ध्यान देना इसमें, किसके लिए? तो कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्थानीय मूल्यांकन के साथ बोर्ड प्रमाणन होगा। कक्षा 10 की बात करेंगे। कक्षा 12 का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा। पहला, 2 भाषाओं की परीक्षाएं। दूसरा, कम से कम 2 समूहों में से 4 परीक्षा, एक अतिरिक्त परीक्षा वैकल्पिक परीक्षा के साथ। तीसरा, समूह 2 कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के विषयों के लिए स्थानीय मूल्यांकन के साथ प्रमाणन बोर्ड होगा। किसके साथ प्रमाणन बोर्ड की बात की है? स्थानीय मूल्यांकन के साथ, तो कला शिक्षा में, शारीरिक शिक्षा में और व्यावसायिक शिक्षा में। स्कूल और परीक्षा बोर्डों के लिए निहितार्थ की बात जो की गई है, तो स्कूल और परीक्षा बोर्डों को एनसीएफ के कार्यान्वयन के प्रारंभ से ही कक्षा 10 के लिए सभी 10 पाठ्यक्रम क्षेत्रों से विषयों को प्रस्तुत और मूल्यांकन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या बात कहा है कि कक्षा 10 के लिए सभी 10 पाठ्यक्रम क्षेत्रों से, कक्षा 10 के लिए कितने पाठ्यक्रम क्षेत्र हैं? तो कक्षा 10 के लिए 10 पाठ्यक्रम क्षेत्रों से विषयों को प्रस्तुत और मूल्यांकन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्कूलों और परीक्षा बोर्ड को इस एनसीएफ के कार्यान्वयन के प्रारंभ से कक्षा 11-12 के लिए कम से कम 2 भाषाओं को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी बोर्ड परीक्षाओं को किसी वास्तविक अधिगम को प्रभावित किए सरल बनाना चाहिए, जिसमें रटंत शिक्षा के स्थान पर विषयों में मूलभूत अवधारणाओं और दक्षताओं का परीक्षण हो। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? कह क्या रहा है कि स्कूलों को समूह 2, 3, 4 में से कम 2 समूहों के विषय प्रस्तुत करने के लिए तुरंत तैयार रहना है, ठीक है। तुरंत तैयार रहना है किस समूह के विषय के लिए? तो समूह 2, समूह 3 और समूह 4 के लिए
इन 2 समूहों में से कम 4 विषयों के लिए तुरंत तैयार रहना है। 5 वर्ष के भीतर स्कूल के सभी 4 विषयों में से 4 समूहों से विषयों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना है। 5 वर्ष में तुरंत, जैसे एनसीएफ तुरंत लागू हुआ तो उन समूह जो 2, 3, 4 समूह हैं, 3 समूहों में से कम 4 विषयों को इनको तुरंत तैयार रहना है। 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के भीतर इन्हें 4 विषयों के जो दिए गए 4 समूह हैं सभी समूहों के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब 10 वर्ष का समय बीत जाएगा तो 10 वर्ष के भीतर स्कूल को सभी पाठ्यक्रम क्षेत्रों को कवर करने के लिए कई और विषयों को प्रस्तुत करना चाहिए और विद्यार्थियों को सभी 4 समूहों में विषय का अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह से इस 4 समूहों को बांट दिया गया है। ठीक है, बात किस स्टेज पे हो रही है तो 12वीं कक्षा की स्टेज की बात कही जा रही है। 12वीं कक्षा की, हाँ 11वीं से और 12वीं कक्षा की बात की जा रही है। ठीक, 2 भाषाओं को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कब? 11वीं से 12वीं। और 10वीं कक्षा के लिए क्या कहा था कि पाठ्यक्रम से विषयों को प्रस्तुत, 10वीं कक्षा में तो 10 पाठ्यक्रम क्षेत्र से विषय को प्रस्तुत किया गया, उसको मूल्यांकन के लिए तैयार रहे। आगे पॉइंट में क्या कह रहा है कि माध्यमिक स्तर को 2 चरणों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? सबको पता है, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में विभाजित किया गया है। सभी स्कूल प्रणालियों को एकल माध्यमिक स्तर में बदलाना चाहिए। सभी स्कूल प्रणालियों को किस में बदलना है तो एकल माध्यमिक स्तर में बदलना चाहिए, जहां विद्यार्थियों को कक्षा 9 से ही विकल्प और लचीलापन प्राप्त हो जो वर्तमान कक्षा 11 और 12 की पाठ्यचर्या संरचना का अनुसरण करता है। इस प्रकार माध्यमिक स्तर के 4 वर्षों के बहुविषयक अध्ययन के एनपी के दृष्टिकोण को साकार किया जाएगा। 4 वर्षों के बहुविषयक अध्ययन को स्वीकार किया जाएगा। वर्तमान वार्षिक और 2 वार्षिक अध्ययन प्रणालियों को सेमेस्टर और वार्षिक डिजाइन में बदलना चाहिए। इससे पाठ्यक्रमों के डिजाइन और विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम विकल्पों में अधिक लचीलापन प्राप्त होगा। 10 वर्षों में परीक्षा बोर्ड को मॉड्यूलर परीक्षाओं के माध्यम से प्रमाणन प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें प्रत्येक परीक्षा बहुत कम सामग्री का परीक्षण करती है और विद्यालय में पाठ्यक्रम समाप्त होते ही ली जाती है। बात करेंगे कि जो एनसीएफ का निर्माण किया गया है उसमें प्रमुख क्षेत्र में जो विषय ली गई है कला शिक्षा। कला शिक्षा में क्या बढ़ावा देगी? रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देगी, अन्य विषयों के साथ एकीकरण में बढ़ावा देगी। ठीक है, कला शिक्षा को इतिहास, साहित्य, विज्ञान जैसे अन्य विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों का सराहना मिलेगा। शारीरिक शिक्षा से स्वास्थ्य समग्र को बढ़ावा, जीवन कौशल विकास, सकारात्मक शिक्षण वातावरण का निर्माण होगा। व्यावसायिक शिक्षा से भविष्य के करियर के लिए कौशल विकास, शैक्षणिक विषयों के साथ एकीकरण, आजीवन शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो पर्यावरण जागरूकता विकसित करना, उत्तरदायित्व गतिविधि को बढ़ावा देना, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन की बात करता है। भारत में निहितता और गर्व की बात करें तो आप जानते हैं किस तरह से भारत में गर्व आएगा, सारी चीज़ें इंक्लूड है इसमें। भाषा शिक्षा की बात करें तो भारत की समृद्ध बहुभाषी विरासत को भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में 3 भाषाओं में शैक्षणिक दक्षता विकसित करना है, जिसमें कम से कम 2 भाषाएं क्या होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता जिस भाषा में प्राप्त की जाती है वह विद्यार्थी की परिचित भाषा होनी चाहिए, जिसे R1 कहा गया है। ठीक है, जो पहली भाषा बोली गई है उसे R1 कहा गया है, जो आमतौर पर उनकी मातृभाषा होती है। कक्षा 11 और 12 में कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें से एक होगी भारतीय भाषा। भाषा शिक्षा का उद्देश्य केवल बोलचाल और साक्षरता तक सीमित नहीं है, यह छात्रों को संवाद, लेखन, साहित्यिक सराहना के कौशल को सिखाता है। भाषा सीखना संस्कृति सीखना है और भाषा भारतीय साहित्य, कविताएं, कहानियाँ, गीत आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से धरोहर से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त आजीवन अध्ययन की आदत विकसित करना है एक भी प्रमुख लक्ष्य है। डिजिटल युग में गहराई से पढ़ना सिखाने पर जोर दिया जाता है। डिजिटल युग में किस पर जोर दिया जाता है तो गहराई से पढ़ने को सिखाने पर जोर दिया जाता है। गणित शिक्षा की बात करें तो गणित शिक्षा का उद्देश्य बुनियादी संख्यात्मक क्षमता, गणितीय सोच, समस्या समाधान कौशल विकसित करना है। गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो गणित शिक्षा का उद्देश्य है बुनियादी संख्यात्मक क्षमता, गणितीय सोच, समस्या समाधान कौशल विकसित करना है। इसके साथ विद्यार्थियों में गणित के प्रति जिज्ञासा और रुचि पैदा करना है ताकि उनका गणित से भय समाप्त हो सके। प्रारंभिक चरणों की बात करें तो प्रारंभिक चरणों में गणित की जो बात की गई है वो संख्यात्मक क्षमता और बुनियादी ज्यामिति सिखाई जाती है। क्या क्या सिखाया जाता है प्रारंभिक चरण में तो संख्यात्मक क्षमता और बुनियादी ज्यामिति सिखाई जाती है। मध्य और माध्यमिक चरणों में बीजगणित और अन्य अमूर्त अवधारणाएं सिखाई जाती हैं। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी तर्कसंगत ढंग से विचार करने और समस्याओं को हल करना कुशल हो जाते हैं। भारत में गणित की समृद्ध परंपरा को समझते हुए विद्यार्थियों में गणित के विकास के प्रति गर्व और जिज्ञासा का भाव पैदा करना भी इस शिक्षा का उद्देश्य है।
विज्ञान शिक्षा की बात करें तो विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक अन्वेषण और अवधारणात्मक समझ विकसित करना है। विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अन्वेषण और अवधारणात्मक समझ विकसित करना है। प्रारंभिक चरण में बच्चों को अवलोकन और तार्किक सोच सिखाई जाती है। बाद के चरणों में वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा दिया जाता है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी को जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान की जटिल अवधारणाओं से परिचित किया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज के बीच संबंध को समझना भी महत्वपूर्ण है, जिससे विद्यार्थी विज्ञान के इतिहास और भारत के योगदान को समझ सके। ठीक है, अब बात करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के बारे में। सामाजिक विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान मानव समाज का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। क्या है? सामाजिक विज्ञान जो है वह मानव समाज का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है विद्यार्थियों में समाज की संरचना करना। क्या उद्देश्य है सामाजिक विज्ञान का? पहला उद्देश्य विद्यार्थियों में समाज की संरचना करना, परंपराओं और विकास के बारे में समझ विकसित करना, यह सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। प्रारंभिक चरण में सामाजिक विज्ञान की बात करें तो प्रारंभिक चरण में समाज का अध्ययन स्थानीय वातावरण के हिस्से के रूप में किया जाता है। मध्य और माध्यमिक चरणों में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषयों को समेकित दृष्टिकोण के साथ पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों को समाज के कार्यों को समझने, तार्किक रूप से सोचने और समाज की समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता विकसित करता है। संपूर्ण भारतीय संदर्भों में निहित, जिससे विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति और देश के प्रति गर्व की भावना जागृत होती है। अब बात करेंगे स्कूल संस्कृति और स्कूल प्रक्रियाएं। तो एनसीएफ जो है वह विद्यार्थी केंद्रित है। कैसा है? विद्यार्थी केंद्रित है, समग्र है, समावेशी शिक्षा प्रणाली के अपने दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिए स्कूल संस्कृति और प्रक्रियाओं में बदलाव पर जोर देता है। ठीक है, संस्कृति प्रक्रियाओं में बदलाव पर जोर देता है। स्कूल संस्कृति की बात करें तो समावेशी, स्वागत योग्य वातावरण, शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें क्या बात कह रहा है कि समावेशी और स्वागत योग्य वातावरण में समावेशी स्कूल वातावरण बनाने को बढ़ावा देता है, जहां सभी विद्यार्थी पृष्ठभूमि, क्षमताओं या आवश्यकताओं की परवाह किए बिना मूल्यवान, सम्मानित और समर्पित महसूस करें। शिक्षक केंद्रीय कक्षाओं में शिक्षार्थी केंद्रित वातावरण की ओर परिवर्तन, जहां विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इसमें सहयोगात्मक शिक्षण गतिविधि, परियोजना आधारित शिक्षा और छात्र स्वायत्तता को बढ़ावा देना शामिल है। सकारात्मक शिक्षक वातावरण और कल्याण पर जोर देना, ये सारी स्कीमें थी उसमें। स्कूल प्रक्रियाओं की बात करें तो पाठ्यक्रम वितरण, इस ढांचे में स्कूल के वितरण के तरीके पर प्रभाव पड़ता है। इसमें ऐसे नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है जो ढांचे के सिद्धांतों और सीखने के परिणामों के साथ संरेखित हों। आकलन और मूल्यांकन की बात करें तो इसमें आत्म मूल्यांकन, साथी मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, साथी मूल्यांकन, शिक्षक अवलोकन, रचनात्मक और योगात्मक आकलन तथा रटने से परे कौशल की एक व्यापक श्रेणी पर विचार किया जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता की बात करें तो यह रूपरेखा शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने का समर्थन करती है, ताकि उन्हें शिक्षा के प्रति विद्यार्थी केंद्रित और समग्र दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सुसज्जित किया जा सके। सामुदायिक सहभागिता, यह स्कूलों, परिवारों और व्यापक समुदाय के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देती है। इसमें माता पिता की भागीदारी, सामुदायिक सेवा परियोजना और स्थानीय संगठनों के साथ भागीदारी शामिल हो सकती है। उपसंहार की बात करें तो एनसीएफ का लक्ष्य एक ऐसी स्कूल संस्कृति और प्रक्रिया का निर्माण करना है जो छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा में सक्रिय भागीदार के रूप में सशक्त बनाए। दूसरा, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, जीवन कौशल को बढ़ावा दे। तीसरा, उत्तरदायित्व, सहानुभूति, वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा करने में विकास दे। चौथा, समग्र विकास के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण करें। एक गतिशील और सहयोगात्मक शिक्षण परिस्थिति तंत्र का निर्माण करें। ठीक है, सहायक परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, यह एनसीएफ संक्षेप में उस परिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डालता है जिसके क्रियान्वयन के आवश्यक हैं। इन मुद्दों पर विस्तृत विवरण और दस्तावेज को मंच मिलेगा। क्रियान्वयन में लिए क्षमता निर्माण, एनसीएफ के क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों का शीघ्र और व्यवस्थित रूप से क्षमता विकास होना आवश्यक है। इसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री विकासकर्ता, शिक्षक, प्रशिक्षक और शिक्षा प्रणाली के अन्य अधिकारी शामिल हैं। साथ ही माता पिता और समुदाय के सदस्य भी एनसीएफ से परिचित कराया जाना चाहिए। इसके लिए संस्थानों जैसे एससीईआरटी द्वारा प्रासंगिक कार्यक्रमों का डिजाइन और क्रियान्वयन आवश्यक है। विशेष रूप से शिक्षकों के लिए कठोर कार्यक्रम की आवश्यकता होगी ताकि वे इस एनसीएफ को कक्षा को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, शिक्षकों को सक्षम और सशक्त बनाना है।
ठीक है। शिक्षकों को व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना, शिक्षकों के व्यावसायिक टीपीटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है ताकि निरंतर सुधार हो सके। सेवा पूर्व शिक्षा को एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। समुदाय और परिवार की भागीदारी, बच्चों के सीखने में, उनके लालन पालन पोषण में माता पिता और समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। माता पिता और समुदाय के सदस्यों को योजना बनाकर नियमित संवादों के माध्यम से शामिल किया जाना चाहिए। स्कूल प्रबंधन समितियां एसएमसीएस एक औपचारिक ढांचा है जिन्हें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पोषित किया जाना चाहिए। तो यह था एससीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन से, मान लीजिए इंट्रोडक्शन से लेके आए थे, जो हमारे लिए हमारे इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।